नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच का। बज रहे हैं दिन में 2 और दिन है आज संडे का। टाइम है द क्रेडिबल किताब का आज, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। आज मैं बात कर रहा हूं अपनी ही एक किताब पर। जी, मेरी एक किताब है सावरकर, काला पानी और उसके बाद। अभी सावरकर पे बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। वो घटना आपको बहुत कायदे से याद होगी कि राहुल गांधी के ऊपर एक मानहानि का केस हुआ। इज्जत हतक कहते हैं उसको, डिफेमेशन सूट कहते हैं उसको। वैसे डिफेमेशन सूट पे याद आया कि कंगना रनावत जी ने अभी हाल में ही जावेद अख्तर के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा था, और उसके बाद डिफेमेशन केस जब किया जावेद अख्तर ने तो कंगना जी को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। कई सारे लोगों ने उनकी तस्वीरें लगाई, सावरकर के साथ ही मर्ज करके लगाई, और कंगना जी भी माफी वीर बनी। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने शशि थरूर के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाया था। शशि थरूर जब कोर्ट में लेके गए, डिफेमेशन के लिए लेके गए, तो रविशंकर प्रसाद ने भी माफी मांग ली। इसके पहले केजरीवाल भी माफी मांग चुके हैं। लंबा ये इतिहास है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सावरकर के इतिहास का। तो राहुल गांधी ने कोर्ट से यह कहा कि सावरकर के जो हिस्टोरिकल एविडेंस हैं वो सारे एविडेंस मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूं। और इसके बाद सात्विकी जो उनकी पोती हैं, उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे हुआ यह कि सावरकर पे फिर एक बार बहस शुरू हो गई कि भाई, उनसे जुड़े हिस्टोरिकल एविडेंसेस को आप छुपाना क्यों चाहते हो। टीवी डिबेट्स वगैरह में एक बार फिर से सावरकर पे बात शुरू हुई तो कई सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, मित्र प्रवक्ता हैं, वो पूछते रहते हैं। उन्होंने भी बात की कि सावरकर पे ये बता दीजिए, सावरकर पे वो बता दीजिए। सावरकर पर मैंने कई साल रिसर्च किया था। सावरकर का अपना लिखा 10 खंडों में अवेलेबल है, और इसके अलावा सावरकर पर लिखी किताबें जो हैं, चाहे धनंजय कीर की जीवनी हो, चाहे अभी हाल में विक्रम संपत की जीवनी आई है, और भी जीवनियां आई हैं, ये सारा भी उपलब्ध है। और इसके अलावा जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं, जो गोपनीय दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो मैंने सर्च करना शुरू किया दिल्ली से लेके, और जहां जहां से मुझे जो जो कागज मिले सब जुटाए मैंने, और जुटाने के बाद एक किताब लिखी, सावरकर, काला पानी और उसके बाद। ये उस तरह से जीवनी नहीं है जिस तरह से जीवनियां लिखी गई हैं। कब पैदा हुए, क्या हुए, कैसे हुए, इस पर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है। मेरी कोशिश रही है कि जेल जाने से ठीक पहले, यानी सावरकर जब जेल गए हैं, अंडमान में गए हैं, तो वो कोर्ट केस क्या था, किस आधार पर, किस अपराध में उनको भेजा गया, कैसे उन्होंने भागने की कोशिश की, इंग्लैंड में वो क्या कर रहे थे, क्यों इंग्लैंड से भाग के फ्रांस गए थे, और फ्रांस से इंग्लैंड लौटे क्यों। जैसे फ्रांस भाग गए थे वो, जब उनके ऊपर केस हुआ तो वो फ्रांस भाग गए थे, उनको लगा गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन फ्रांस से लौट क्यों आए। अब मैं आपको बताऊं तो आपको मजा आएगा कि सावरकर ने एक जगह तो यह लिखा हुआ है कि मेरे जो यार दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, सब ब्रिटेन में थे, मुझे लगा मैं उनसे अलग होकर, उनको धोखा देकर नहीं जी सकता हूं, इसलिए मैं लौटकर फ्रांस चला आया। और दूसरे में उन्होंने ही लिखा है कि धोखे से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, फ्रांस में दूसरी वजह से आया था, फ्रांस में लौटा था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। एक कहानी यह चलती है कि एक कोई महिला थी जो डबल एजेंट थी, जो सावरकर के बहुत करीब थी, और सावरकर उनके बुलाने पर लौटे थे। सबके सोर्सेस हैं, मैंने अपनी किताब में सारे सोर्स दिए हैं। दूसरी कहानी बनती है जो अक्सर सुनाई जाती है कि इंग्लिश चैनल पार करके गए थे और क्या किया था, क्या किया था। सावरकर ने खुद भी लिखा है और अगले दिन के अखबारों में भी छपा है। उन अखबारों की बाकायदा मैंने कोटिंग दी है, आपको कोट करके उन अखबारों से दिया है कि कुल मिलाकर 10 से 15 मिनट वो तैरे थे। तैर के, और कैसे तैरे थे, शौचालय में थे, उसकी खिड़की से कूद के तैर के आए। जरा सा बिल्कुल था, एकदम किनारे पे था, तभी उन्होंने कूदने की हिम्मत की। वहां पर फ्रेंच जो कमोडोर था, फ्रेंच इंस्पेक्टर समझ लीजिए, उससे उन्होंने बताने की कोशिश की। उनको फ्रेंच आती नहीं थी, अंग्रेजी में बताने की कोशिश की अपनी कहानी, वो समझा नहीं। तब तक जहाज से तैर कर, कूद कर दूसरे लोग आ गए और उन्होंने कहा कि ये आदमी अपराधी है, इंग्लैंड में इसने अपराध किया है, हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। कमोडोर ने रोका नहीं, और उसके बाद सावरकर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वकील थे, तो टेक्निकल फायदा उठाने के लिए, क्योंकि फ्रांस की धरती पर इंग्लैंड किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता था, वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई।
इसके बाद आती है कहानी की जेल के अंदर क्या हुआ। सावरकर ने बड़ा लंबा चौड़ा अपना महान गाथाएं लिखी हैं, लेकिन उसी में बीच बीच में बहुत सारे लूप होल्स हैं। और सावरकर के साथ जो कैदी थे, जब उनके संस्मरण मिलाकर पढ़ते हैं तो यह लगता है कि सावरकर ने जो लिखा है उसमें ज्यादा नहीं तो कम से कम 60% झूठ तो बिल्कुल शामिल है। जैसे सावरकर कहते हैं कि मैं वहां लीडर था। हकीकत यह है कि लीडर छोड़ दीजिए, जब वहां सारे कैदी भूख हड़ताल कर रहे थे तो ये उसमें शामिल नहीं हुए, किनारे हो गए। किसी तरह का कोई साथ नहीं दिया अपने लोगों का इन्होंने, और ये बात उन्हीं के साथियों ने अपने संस्मरणों में लिखी है। फिर सवाल आता है माफी का, तो माफीनामे तो सारे के सारे मिल गए। मजेदार बात यह है कि इनके अपने इतिहासकार आरसी मजूमदार साहब, अपने क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आरसी मजूमदार घोषित तौर पर दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं, राइट विंग हिस्टोरियन हैं, और सावरकर की उन्होंने जगह जगह पर जबरदस्त तारीफ की है। उनको काम सौंपा गया था कि अंडमान के अंदर जिन लोगों को जेल हुई थी उसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ था उसकी स्टडी करके दीजिए। तो उन्होंने ये सारी स्टडी करके एक किताब लिखी, पीनल सेटलमेंट इन अंडमान। और उस पीनल सेटलमेंट इन अंडमान में उन्होंने जो चीजें बताई हैं उनको मैंने बाकायदा यूज किया है, उन्हीं के इतिहासकार की बताई हुई चीजों का। देखिए, पहले व्हाट्सएप नहीं था, तो भले राइट विंग के इतिहासकार होते थे लेकिन फैक्ट के साथ नहीं खेलते थे। तो पीनल सेटलमेंट इन अंडमान में बाकायदा उन्होंने माफीनामा छापा है सावरकर का, और वो माफीनामा अनुवाद करके मैंने अपनी किताब में पूरा का पूरा दिया है। और वो रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद पता चलता है कि कम से कम 5 बार उन्होंने जेल में रहते हुए माफी मांगी। अब उसमें किस्सा ये सुनाया जाता है कि उन्होंने जो माफी मांगी थी वो सबके लिए मांगी थी। वो किस्सा भी मैं आपको सुना देता हूं। वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध चल रहा था। सावरकर को लगा ये मौका है। वकील थे, दिमाग के बहुत तेज थे। कोई ये कहे कि मूर्ख थे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सावरकर दिमाग के बहुत तेज आदमी थे। तो सावरकर ने एक जो माफीनामा लिखा उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कि वर्ल्ड वार चल रहा है और हम अंग्रेजों की तरफ से कैसे भी वर्ल्ड वार में शामिल होना चाहते हैं, हम अंग्रेजों की मदद करना चाहते हैं, और फला है ढिमका है। सब लिखने के बाद उन्होंने लिखा कि और भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, अगर मुझे नहीं तो कम से कम उन लोगों को रिहा कर दीजिए। ये अव्वल दर्जे की चमचागिरी और होशियारी थी, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे नहीं रिहा कर सकते हैं तो दूसरे लोगों को रिहा कर दीजिए। किनको रिहा करने की बात कर रहे थे? उनको जो जेल से निकलकर अंग्रेजों का साथ देने की तैयारी कर रहे थे, जो अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार थे। उसी जेल में एक से एक लोग ऐसे भी थे जो किसी भी हाल में अंग्रेजों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, जिसमें एक थे झांसी वाले परमानंद जी। उनकी कहानी भी बहुत डिटेल में मैंने लिखी है। लेकिन अंग्रेज सावरकर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। 2 बार उन्होंने इस तरह का खत लिखा। जब वाकई दूसरे कुछ लोग छूट गए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आम माफी दी गई उसमें कई लोग छूट गए और सावरकर को नहीं छोड़ा गया, उसके बाद उन्होंने एक बार भी ये नहीं लिखा कि अगर मुझे नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम औरों को छोड़ दीजिए। उसके बाद तो बस माफियां लिखते गए, हाथ पांव जोड़ते गए, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, मैं तो आपका इतना स्वामी भक्त हूं, ये सारी कहानियां लिखते गए और माफियां मांगते गए। फाइनली माफियों के बाद उनको छोड़ा गया। एक किस्सा सुनाया जाता है कि महात्मा गांधी ने सावरकर के लिए अपील की थी। वो अपील क्या थी, किस तरह उनके भाई महात्मा गांधी के घर पहुंचे थे, हाथ पांव जोड़ा था, उसका भी पूरा किस्सा मैंने दिया है, सारी डिटेल्स मैंने दी हैं। कहा जाता है अंडमान में उन्होंने बहुत कष्ट झेला। अब देखिए, काला पानी की जेल में तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। जावेद अख्तर के जो परदादा थे वो भी गए थे जेल, मौलाना मजरुल हक, और जेल में इतना उत्पीड़न उन्होंने झेला था अंडमान की जेल में कि 5-6 साल जेल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई थी। मौलवी लियाकत अली, जो झांसी की रानी के रिश्ते में भाई थे, फुफेरे भाई थे, झांसी की रानी की जो बुआ थी उनकी शादी मौलवी लियाकत अली के चाचा से हुई थी। उनको भी जेल हुई थी। 20 साल अंडमान की जेल में रहे, एक भी माफी नहीं मांगे, और उसके बाद 20 साल बाद उसी जेल में शहीद हो गए। ऐसे कितने किस्से मैं सुना सकता हूं। परमानंद जिनकी बात मैंने की, वो भी लंबा अरसा गुजार के वहां से निकले और उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। माफी सिर्फ 2 लोगों ने मांगी थी। वो कौन कौन थे उसका रिकॉर्ड भी मैंने इसमें दिया है। जेल में जहां तक बहुत ज्यादा कष्ट सहने की बात है, सावरकर और उनके साथ के लोगों ने
खुद लगभग लिखा है कि शुरू के 2 सालों के बाद उन्होंने कोई कष्ट नहीं झेला, उनको सारी सुविधाएं मिली और बाद में तो उनको 5 रुपए महीने की नौकरी भी मिल गई थी जेल के अंदर, जिसमें वो देखते थे कि बाकी मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, सुपरवाइजर जैसी नौकरी मिल गई थी। अगला जो दावा किया जाता है वो ये कि उन्होंने होशियारी से माफी मांगी थी ताकि रिहा होकर देश की आजादी के लिए काम कर सके। मैंने रिहा होने के बाद सारा उनका डिटेल जो कुछ उन्होंने किया है, और ये डिटेल उनकी अपनी किताब से और उस समय और सारे जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उन सब से उठाकर मैंने दे दी है, जिससे यह साबित होता है कि रिहा होने के बाद इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में नफरत फैलाने की बात की, इसके अलावा आजादी की लड़ाई में किसी तरह का हिस्सा नहीं लिया। खास तौर से 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय तो सावरकर साहब क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। ये लोग दावा करते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, लेकिन हकीकत यह है कि सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस जब पूरे देश में आंदोलन कर रही थी और कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में थे, तो सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। यहां तक कि हिंदू मुस्लिम करने वाले सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रही थी। सिंध में इन लोगों ने सरकार बनाई थी। सिंध की असेंबली में जहां इनकी सरकार थी, पार्टीशन का प्रस्ताव आया और उस पार्टीशन के प्रस्ताव पर हिंदू महासभा ने विरोध नहीं किया। इस बात को नोट कर लीजिए। मैंने वो भी फैक्ट दिया है कि कैसे अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था और ये लोग इस बात के लिए तैयार थे कि सबसे ऊपर अंग्रेज रहें, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, मुस्लिम हिंदुस्तान जो पाकिस्तान होता वो जिन्ना को दे दिया जाए और हिंदू हिंदुस्तान जो था वो सावरकर को दे दिया जाए। इस पर सावरकर सबसे पहले तैयार हो चुके थे। फिर किस मुंह से बंटवारे के खिलाफ ये लोग बात करते हैं, किस मुंह से ये लोग अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। इसके डिटेल्स भी मैंने दे दिए। इसके अलावा सीआईए की वेबसाइट लगातार मैं तलाशता रहता हूं, क्योंकि पुरानी चीजें वहां निकलती रहती हैं जो डीक्लासिफाई होती हैं। ऐसे ही एक डीक्लासिफाइड फाइल में मुझे सावरकर का नाम दिखा। अब उसमें पूरा विनायक दामोदर सावरकर नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ सावरकर लिखा है, लेकिन बंबई में रहते हैं सावरकर ये लिखा है। दूसरा लिखा है कि सावरकर के लेख केसरी में लगातार छपते रहते हैं। केसरी में विनायक दामोदर सावरकर के लेख भी छपते थे। और मैंने ये सवाल किया है कि इस डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि वो कौन सा सावरकर था जो सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहा था, सीआईए से पैसा ले रहा था। आखिरी बात गांधी हत्या की। वैसे तो गांधी हत्या पर मैंने अलग से एक किताब लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा, और इसमें गांधी हत्या की सारी डिटेल्स हैं। लेकिन सावरकर वाली किताब में भी मैंने बहुत डिटेल में यह बात लिखी है कि गांधी हत्या से सावरकर रिहा कैसे हुए। रिहाई का मामला जो था उसमें जज ने कभी यह नहीं कहा कि सावरकर पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जज ने यह कहा कि जो गवाही है वो कोरोबरेट नहीं होती है, उसके समर्थन में कोई गवाही नहीं आती है। और कपूर कमीशन की रिपोर्ट खंगाल के मैंने बताया है, और यह बात मैं 4 साल पहले बता चुका हूं, अब उस पर बात हो रही है कि गवाहियां हमेशा से थीं, लेकिन मोरारजी देसाई का रोल कुछ गड़बड़ था, जिसके चलते वो गवाहियां कोर्ट में नहीं आईं। इनके जो अंगरक्षक थे, इनके जो मैनेजर थे, उनकी गवाही पहले से बंबई पुलिस के पास थी। जब बंबई था, मुंबई हो गया है। अगर वो पेश हो जाती तो ये कभी छूटते नहीं। और एक और बात, गांधी हत्या में जो ही इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने फिर माफीनामा पेश करने की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने उस समय ठुकरा दिया था कि नहीं, कोई आपका माफीनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद रिहा होने के बाद उन्होंने क्या किया, हिंदू पद बादशाही कैसे लिखी, कैसे गो हत्या को सही ठहराया, कैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, वो सारी बातें आपको इस पतली सी किताब में मिल जाएगी। अभी अरुण शौरी जी की किताब आई है, उसकी भी बहुत चर्चा है। अंग्रेजी में किताब है, मोटी है, काफी महंगी है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, और वो सारी चीजें मैं पहले दे चुका हूं, अगर आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आप मराठी में पढ़ना पसंद करते हैं, तो सावरकर की यह किताब हिंदी और मराठी में आसानी से उपलब्ध है। हिंदी में है, मराठी में है, पतली सी है, और दाम भी बाकी किताबों की तुलना में काफी कम है। मैं अमेज़न का लिंक दे देता हूं और एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं राजकमल प्रकाशन का, जहां से आप ये किताबें मंगा सकते हैं। तो आज क्रेडिबल किताब में मैंने कोशिश की कि अपनी किताब पर ही बात कर लूं। अगली बार अगले संडे को किसी नए लेखक के साथ किसी नई किताब पर बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।